नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 35 क्वेश्चन हैं। इस बार दोस्तों खेल से हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से भी 4 क्वेश्चन हैं। स्थान की बात करें तो स्थान से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार से 5 क्वेश्चन है। पुस्तक से 4 क्वेश्चन है। डिफेंस की बात करें तो 3 क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी 3 है। योजना से 4 क्वेश्चन है और लास्ट में विविध से 3 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह खेल के साथ में। खेल के फर्स्ट में पार्ट में देखेंगे खेल के क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है खेल के। तो आज का शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में, पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला सवाल देखते हैं आज के खेल का। हाल ही में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने वर्ल्ड रैपिड चेस में कौन सा पदक जीता है? अर्जुन एरेगेसी जो ग्रैंड मास्टर भारत के, इन्होंने जो ये टूर्नामेंट है वर्ल्ड रैपिड चेस में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, कांस्य, रजत, स्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको टिक करना है दोस्तों। 35 क्वेश्चन में देखना है आपको कितना राइट होता है। लास्ट में वीडियो के एंड में कमेंट करना है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है अर्जुन एरेगेसी ने। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड रैपिड चेस की। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दोहा, कतर में इसका आयोजन किया गया था। और वर्ल्ड रैपिड चेस में पदक जीतने वाले अर्जुन एरेगेसी जो हैं ये दूसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले ये जो कारनामा किया था ये भारत के जो विश्वनाथ आनंद जी हैं उन्होंने ये किया था। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और ऐसा करने वाले अर्जुन एरेगेसी दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, महिला वर्ग की बात करें तो कोनेरू हम्पी जी, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसी टूर्नामेंट में, कोनेरू हम्पी ने। क्लियर है? तो वर्ल्ड रैपिड चेस में ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 GCL का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 था इसका, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GCL। इसका खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है बताइए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए, अल्पाइन SG पाइपर्स, इन्होंने जीता है। अब बात करें दोस्तों ग्लोबल चेस लीग सीजन 3 के आयोजन की, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये जो अल्पाइन SG पाइपर्स है ये किसकी टीम है? भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा और अनीश गिरी, इनकी टीम है ये अल्पाइन SG पाइपर्स। इन्होंने फाइनल मुकाबले में जो पिछली बार की चैंपियन थी त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, इसको हरा करके ये खिताब जो है पहली बार अपने नाम किया है। पिछली बार जो जीता था वो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जीता था। और इस बार जो टूर्नामेंट ये जो है ग्लोबल चेस लीग जो टूर्नामेंट है इसका खिताब किसने जीता है? अल्पाइन SG पाइपर्स। ये किसकी टीम है? आर प्रज्ञानंदा और अनीश गिरी की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2026 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण के शुभंकर मोरवीर को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? 2026 में ये टूर्नामेंट आयोजित होगा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ये पहला संस्करण होगा और इसका शुभंकर जो है क्या है? मोरवीर। इसको लॉन्च कहाँ किया गया है? तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, फिर छत्तीसगढ़। तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा इसमें, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बात करें स्थान की तो BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर इसका लॉन्च किया गया है। और इसका जो लॉन्च किसने किया है? विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इसका जो आयोजन होगा दोस्तों खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का, ये 14 फरवरी से शुरू होने वाला है। कहाँ पर होगा ये? छत्तीसगढ़ में। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किसे चुना गया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का
जो एथलीट कमीशन है उसका चेयरपर्सन चुना गया है साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु या फिर किदाम्बी श्रीकांत जी को। किसे चुना गया है बताइए? ऑप्शन सी, पीवी सिंधु जी को, पीवी सिंधु। ठीक है, 2026 से 2029 तक ये कार्यकाल रहेगा इनका। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में कमीशन चेयरपर्सन के रूप में इनको बनाया गया है। बात करें दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन IBF के रूप में की गई थी 1934 में। उसके बाद 2006 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था? BWF कर दिया गया था, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन यानी कि IBF के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में, परंतु 2006 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था? BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में पड़ता है। और इसका जो अभी चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है वो भारत की पीवी सिंधु, जो कि 2 बार लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय है ये। ठीक है, रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स के कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चंस की। पहला सवाल देखते हैं, इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किसे किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अनिल कौशिक जी, देवेंद्र पाल सिंह जी, कनक मेडला, रविंद्र कुमार जी और उपयुक्त सभी। तो किसे चुना गया है बताइए? ऑप्शन आपका राइट होगा डी, उपयुक्त सभी को। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, एक ही है ये। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया? अनिल कौशिक, देवेंद्र पाल सिंह और कनक मेडला, रविंद्र कुमार, इन तीनों को संयुक्त रूप से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत की कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संघ सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि ASG नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? शीर्ष न्यायालय में सरकार की कानूनी पैरवी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। ठीक है, तो ये 3 हस्तियां हैं, अनिल कौशिक जी, देवेंद्र पाल सिंह जी और कनक मेडला, रविंद्र कुमार जी को सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL का अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया? सुरेश मिश्रा जी, सलीम अहमद, राहुल देसाई या फिर अंकिता यादव जी को। किसे किया गया बताइए? राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, सलीम अहमद जी को रेल विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, सलीम अहमद जी निर्माण और मेट्रो परियोजनाओं में 30 वर्षों से अधिक इनके पास अनुभव है और ये NBCC इंडिया में पूर्व निदेशक जो परियोजना विभाग था उसमें भी ये निदेशक के रूप में कार्य कर चुके थे। अब इनको जो रेल विकास निगम लिमिटेड है उसमें अध्यक्ष और प्रबंधन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल जी जिनका 88 वर्ष में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्यकार, भूवैज्ञानिक, अभिनेता या फिर वास्तुकार? विनोद कुमार शुक्ल जी किस क्षेत्र से रिलेटेड थे ये? ऑप्शन आपका राइट होगा ए, साहित्यकार थे ये। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी जो 2005 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? 59वें साहित्य जो पुरस्कार था ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनसे इनको सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है ये और 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया था। ठीक है, प्रमुख कृतियों की बात करें तो नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में खिड़की रहती है उपन्यास के लिए इनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 59वें नंबर का जो साहित्य जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो 1999 में इनका जो उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। क्लियर, अभी इनका हाल ही में देहांत हो गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में अटल समिति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या फिर M वेंकैया नायडू जी? अटल समिति न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है बताइए? ऑप्शन आपका डी होगा राइट इसमें, M K नायडू। कौन है M K नायडू? पूर्व भारत के
उपराष्ट्रपति, ठीक है, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी को अटल समिति स्मृति सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वे दिवंगत हुए विजय कुमार मल्होत्रा के स्थान पर इनको अटल समिति न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। 5 क्वेश्चन है इसमें। पहला सवाल देखेंगे स्थान का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया है? बताइए। वाराणसी, लखनऊ, पटना या फिर कोलकाता? बताइए कहाँ किया गया है। ऑप्शन आपका राइट होगा बी, लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में मोदी जी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। 25 दिसंबर को अभी अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती थी। उस उपलक्ष्य में ये लखनऊ में इसका जो है प्रेरणा स्थल, उसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती थी ये, पर अपने संबोधन में कहा कि लखनऊ की धरती एक प्रेरणा की साक्षी बन गई है, ठीक है। 101वीं अपनी जो जयंती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है उसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। साथ में आनंदीबेन पटेल जी भी थी और मुख्यमंत्री साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी इसमें उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर को शुरू किया है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु में? तो कहाँ किया है बताइए। ऑप्शन आपका राइट होगा ए, झारखंड में। धनबाद झारखंड में है, वहाँ पर इसको शुरू किया गया है, भारत के पहले वर्चुअल रियलिटी माइंड सिमुलेटर, ठीक है। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा उद्घाटित यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में अनुसंधान, औद्योगिक स्तर के समाधानों के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करने वाला है, ठीक है। तो ये झारखंड जो धनबाद वहाँ पर इसका शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा को किस राज्य में शुरू किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है धनु यात्रा, किस राज्य में शुरू किया गया है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश में? बताइए कहाँ शुरू किया गया है ये। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ओडिशा में। बरगढ़ पड़ता है ओडिशा में, वहाँ पर इसका शुरू किया गया है। महत्व की बात करें तो कंस की मृत्यु और उग्रसेन की सिंहासन की वापसी का उत्सव है, जिसमें पौराणिक घटनाओं को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये ओडिशा का प्रमुख फेस्टिवल है धनु यात्रा, इसका अभी शुभारंभ किया गया है। तो ये याद रखना है, ओडिशा राज्य से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, जयपुर, गांधीनगर या फिर कोलकाता में? मोदी जी के नेतृत्व में, यानी कि मोदी जी की अध्यक्षता में 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन जो था वो कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन आपका राइट होगा ए, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में किया गया है। थीम क्या थी इस बार की? विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, ठीक है। विकसित भारत के लिए मानव पूंजी इसकी थीम थी। उद्देश्य की बात करें तो केंद्र राज्य साझेदारी को नियमित और व्यवस्थित संवाद के जरिए मजबूत करना है। इसका प्रमुख जो ध्यान है वो दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास और सहकारी संवाद पर था, ठीक है। तो मोदी जी द्वारा जो मुख्य सचिव का 5वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक? 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट के रूप में घोषित किया गया, वो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, गुजरात को। बाघ की पुष्टि हुई है रतन महल अभ्यारण्य दाहोद जिला में। बाघ की निरंतर उपस्थिति के ठोस प्रमाणों के आधार पर गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर्स
एस्टिमेशन 2026 में शामिल करने की पुष्टि की गई है। ठीक है, यह निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा लिया गया है। तो 33 साल बाद जो टाइगर स्टेट के रूप में पुनः जो दर्जा मिला है वो किसे मिला है? गुजरात को मिला है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अवार्ड्स की, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन की। इसमें इस बार 5 क्वेश्चन है। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी उनके द्वारा दिए गए थे। कितने दिए गए थे? 15, 20, 18 या फिर 25? बताइए कितने दिए गए हैं? ऑप्शन राइट होगा कौन सा? बी, 20। समारोह आयोजन की बात करें तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने साहस, खेल, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान, नवाचार, समाज सेवा, कला और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देकर देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, 2022 से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप वैभव सूर्यवंशी, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें ये जो सरदार बालक है इन्होंने काफ़ी साहस का कार्य किया था, तो इनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। और वैभव सूर्यवंशी जो है वो भारत के उभरते हुए क्रिकेटर हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिला गया है। टोटल 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? ऑप्शन सी, जय शाह। कौन है जय शाह? आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह हैं। इनको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है। ठीक है, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में जय शाह को भारतीय और विश्व क्रिकेट में उनके व्यापक और दूरगामी योगदान के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में प्रोफेशनल काबिलियत और मानवीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड, 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र, आरती मिश्रा, वैभव शुक्ला और शुभम अवस्थी। तो किसे मिला है बताइए, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, शुभम अवस्थी जी को 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शुभम अवस्थी को जनहित यात्रिका और भारत के न्यायिक तंत्र पर उनके प्रभाव को मान्यता देते हुए कानूनी उत्कृष्टता और मानवीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जनहित याचिका और भारत के न्यायिक तंत्र पर उनके प्रभाव को मान्यता देते हुए कानूनी उत्कृष्टता और मानवीय योगदान के लिए जो है ये 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह जो पुरस्कार है नई दिल्ली में आयोजित BW लीगल वर्ल्ड अवार्ड समारोह प्रदान किया गया है, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो शुभम अवस्थी जी हैं जिनको 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार शेवेलियर डे लॉर्ड्रे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस का पुरस्कार है ये। सुरेंद्र मिश्रा जी, अनुराग शर्मा जी, रवि डीसी या फिर नीलम शर्मा जी। तो किसे मिला है बताइए? ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन सी, रवि डीसी। इनको ये पुरस्कार मिला है। फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सांस्कृतिक पुरस्कार। मलयालम प्रकाशक हैं रवि दया डीसी, जो डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक हैं, को भारत और फ्रांस के बीच साहित्य, अनुवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान में उनके योगदान के लिए फ्रांस का जो ये पुरस्कार है शेवेलियर डी लॉर्ड्रे डेस आर्ट्स एट ड्रेस लेटरेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार जो है फ्रांस के जो राजदूत है थियरी माथो उनके द्वारा दिया गया है। बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत की या स्थापना की, तो 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। क्लियर? आगे देखते हैं,
हाल ही में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? विज्ञान रत्न देवेंद्र दास, जयंत विष्णु नार्लिकर, के थंगराज, एस वेंकट मोहन। तो मरणोपरांत दिया गया है भारत का जो सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है, कौन सा? विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। ठीक है। आयोजन की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वितरित किए, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में असाधारण योगदान देने वाले 24 वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में, कौन कौन श्रेणी है? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में सम्मानित किया। ठीक है। तो ये जो जयंत विष्णु नार्लिकर हैं, इनको सर्वोच्च विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनके ही किसी सगी संबंधी ने ये पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय द्वारा ग्रहण किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो इस बार 4 क्वेश्चन है बुक्स से। पहला सवाल देखेंगे, हाल ही में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी जी, ओम बिड़ला जी और सीपी राधाकृष्णन जी। तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक जो पुस्तक है उसका अनावरण किसने किया है? बताइए। ऑप्शन डी, सीपी राधाकृष्णन जी। कौन है? भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी। ठीक है। तो सीपी राधाकृष्णन जी जो है उन्होंने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया है। इसके लेखक की बात करें दोस्तों तो वासुदेव देवनानी है, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वासुदेव देवनानी, ये देख सकते हैं आप, इनकी पुस्तक है ये सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। इसका विमोचन किसने किया है? सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है। इस उपलक्ष्य में नितिन गडकरी जी जो हैं सड़क परिवहन मंत्री, वो भी उपस्थित थे। अटल बिहारी वाजपेयी की इस पुस्तक में क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता, पोखरण के परमाणु परीक्षण, सुशासन की विरासत और भारत के विकास में उनके स्थायी योगदान को दर्शाया गया है। ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड ये पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? वासुदेव देवयानी। ठीक है। कहाँ है, कौन है ये? राजस्थान विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द ग्रेट सेक्शंस हैक को लॉन्च किया गया है? उमा भारती, सुरेंद्र दास, उर्जित पटेल, अभिनव अरोड़ा। तो द ग्रेट सेक्शंस हैक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। उर्जित पटेल। कौन है? भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जी द्वारा ये जो लिखित पुस्तक है द ग्रेट सेक्शन हैक, उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। मुख्य विषय की बात करें तो यह पुस्तक इस बात पर केंद्रित है कि कैसे आधुनिक युद्ध और शक्ति प्रदर्शन अब टैंकों और संधियों के बजाय पूंजी खातों और बैंकिंग लाइनों के माध्यम से हो रहा है, और कैसे प्रतिबंधों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ठीक है। तो उर्जित पटेल साहब जी हैं द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक पुस्तक के लेखक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण को लॉन्च किया गया है? मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है बताइए? अभिनव शर्मा, डॉक्टर सिकंदर कुमार, निधि तोमर या फिर अशोक गुप्ता जी। तो कौन है? डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। ठीक है। डॉक्टर सिकंदर कुमार जी द्वारा लिखित मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? सीपी राधाकृष्णन जी। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है। इस पुस्तक में क्या है देख लेते हैं। यह पुस्तक पिछले एक दशक यानी कि 2014 से अब तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुए आर्थिक सुधारों, डिजिटल इंडिया, जीएसटी और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन जैसे विषयों पर इसमें चर्चा की गई है, और इसके लेखक डॉक्टर सिकंदर गुप्ता जी हैं। ठीक है। पुस्तक का नाम की बात करें तो मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में विमोचन की गई पुस्तक माई आइडिया माई नेशन फर्स्ट के लेखक कौन है? माई आइडिया माई नेशन फर्स्ट के लेखक कौन है? सुमित सक्सेना, उदय माहुरकर, विकास जैन या फिर राजेश मेहता जी। तो कौन है बताइए इसके लेखक? ऑप्शन
बी उदय माहुरकर, माई आइडिया माई नेशन फर्स्ट। विमोचन की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो विषय है इस पुस्तक में, यह पुस्तक राष्ट्र प्रथम के विचार पर केंद्रित है, जिसमें इतिहास की विकृतियों को दूर करने और राष्ट्रीय जागरण लाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, उदय माहुरकर जी जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखेंगे डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं रक्षा से संबंधित का। 3 क्वेश्चन इस बार इसमें। हाल ही में कमीशन किया गया भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत का क्या नाम है? INS जलद, INS अंजदीप, INS सूर्य, फिर INS अर्नाला। भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा जो वाटर जेट युद्धपोत है वो कमीशन किया गया है, उसका नाम क्या है? INS अंजदीप। ठीक है, कहाँ से? चेन्नई में। ठीक है, यह वाटर जेट प्रोपल्शन से चलने वाला सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक युद्धपोत है, जो तेज गति और कम आवाज़ देता है, जिससे पनडुब्बियों का पता लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, क्षमता की बात करें दोस्तों तो इसकी क्षमता यह तटीय निगरानी, माइन बिछाने और पनडुब्बी शिकार में सक्षम है। ठीक है, तो चेन्नई में इसको कमीशन किया गया भारतीय नौसेना द्वारा, जो सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत्र समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया गया है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये समुद्र प्रताप, गोवा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है GSL, वहाँ पर इसको कमीशन किया गया है, लॉन्च किया गया है। और मुख्य कार्य की बात की जाए तो समुद्री तट पर तेल रिसाव का पता लगाना, रोकना और सफाई करना, साथ ही समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज बचाव इसमें शामिल है। ठीक है, तो गोवा में इसको कमीशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने किस INS से K4 बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने INS से K4 जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया, परमाणु मिसाइल। वो कौन सी है बताइए? ऑप्शन सी INS अरीघाट। स्थान की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर इसका जो परीक्षण था वो किया गया है। K4 एक सॉलिड फ्यूल आधारित पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 3500 किलोमीटर तक है और यह 2 टन तक का परमाणु भार ले जाने में ये सक्षम है। ठीक है, तो INS अरीघाट जो है उससे इसका सफल परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चंस में पहला सवाल देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन इस बार। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किस देश से संबंधित है, जिसे इसरो ने लॉन्च किया है? जापान, अमेरिका, रूस या फिर भारत। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, तो ये किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। प्रक्षेपण स्थल की बात की जाए तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश को इसको लॉन्च किया गया है। इसरो ने अपने बड़े LVM-3 बाहुबली रॉकेट से के माध्यम से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, इस मिशन का जो उद्देश्य है वो वैश्विक स्मार्टफोन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करना है और यह भारत से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी लदान है, इनकी सबसे ज़्यादा जो वजनी है वो अब तक का ये माना गया है। ठीक है, तो ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 2 है वो अमेरिका से संबंधित है, जिसको इसरो ने जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है वहाँ से इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो परम रुद्र है सुपर कंप्यूटर, ये किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया है? बिहार में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो NSM है उसके तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे क्षेत्र में अनुसंधान क्षमताएं सुदृढ़ होगी और छात्र, शिक्षक तथा शोधकर्ता जटिल वैज्ञानिक
एवं तकनीकी चुनौतियों से निपट सकेंगे। ठीक है, तो बिहार में ये पहली बार हुआ है परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर, जो पहली बार ये शुरू किया गया है। ठीक है, IIT पटना के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पहला मेड इन इंडिया MRI स्कैनर विकसित किया गया है? दिल्ली एम्स, इसरो, DRDO या फिर जोहो? किसके द्वारा पहला मेड इन इंडिया MRI जो है देश में पहली बार बनाया गया है? तो ये इसका निर्माण किसने किया है? जोहो ने। ठीक है, निर्माता की बात की जाए तो वोक्सेल ग्रिड्स एक भारतीय स्टार्टअप जिसके संस्थापक अर्जुन अरुणाचलम है ने इसे विकसित किया है। ठीक है, सहयोगी की बात की जाए तो यह स्मार्ट अप जोहो और सरकारी संस्थाओं जैसे कि समर एम्स के समझौते के सहयोग से बना है। और स्थापना की बात की जाए तो नागपुर के पास चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में इसको स्थापना की गई है। ठीक है, तो जोहो द्वारा देश का पहला मेड इन इंडिया MRI स्कैनर विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। योजना से संबंधित क्वेश्चन की 4 क्वेश्चन इस बार योजना से। पहला सवाल देखते हैं योजना का। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य की सीमा पर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 को शुरू किया गया है। असम, तमिलनाडु, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो कौन से राज्य हैं? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, असम। अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य की सीमा पर यह बनाई गई है। क्या नाम है इसका? सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। ऐसे सवाल भी बन सकता है, सुबनसिरी जो लोअर जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर गेरुकामुख के पास में ये परियोजना चल रही है। और 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना जो है ये इसकी क्षमता है। डेवलपर की बात की जाए तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा इसको निर्माण किया जा रहा है। और महत्व की बात करें तो ये परियोजना उत्तर पूर्व में बिजली की उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये जो सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना है इसका संबंध किस राज्य से है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में अटल कैंटीन योजना शुरू की गई है? पटना, दिल्ली, लखनऊ या फिर जैसलमेर में अटल कैंटीन योजना तो कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें दिल्ली के श्रमिकों, गरीबों और ज़रूरतमंदों को 5 रुपये में भोजन कराया जाएगा। ठीक है, वैसे तो 30 रुपये प्लेट होगा, लेकिन 25 रुपये वहाँ की जो सरकार है, दिल्ली सरकार, उनके द्वारा जो राशि वहन की जाएगी। 5 रुपये जो है ज़रूरतमंद श्रमिक करीब या लोग हैं उनको 5 रुपये देने होंगे एक प्लेट खाने के लिए। ठीक है, 25 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PM विकास योजना के लिए किस मंत्रालय ने निफ्टम के साथ समझौता किया है? कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या फिर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय? तो डी ऑप्शन राइट होगा आपका, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा ये PM विकास योजना शुरू की गई है। उद्देश्य की बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण जैसे मल्टी स्किल तकनीशियन बैंकिंग में प्रशिक्षित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ठीक है, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसको समझौता किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दालहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी मिली है? दालहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख में? तो कहाँ है बताइए? ऑप्शन सी राइट होगा आपका, जम्मू कश्मीर में। स्थान की बात की जाए तो किश्तवाड़ जिला है, वहाँ पर इसको मंजूरी मिली है। नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। क्षमता इसकी 260 मेगावाट है। ठीक है, निर्माण की बात की जाए तो NHPC लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और उद्देश्य की बात की जाए तो यह मौजूदा 390 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 1 परियोजना का विस्तार है। ठीक है, और भारत की जल विद्युत क्षमता को और ऊर्जा को सुरक्षा जो मजबूत है उसको करना है। और जो बात करें इसके स्थान की तो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। दालहस्ती स्टेज 2 परियोजना। ठीक है, जो दुलहस्ती स्टेज 1 है उसका ही विस्तार है ये। इसका 2nd चरण इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है आज के करंट अफेयर्स का विविध में। तो विविध के 3 क्वेश्चन है। तो पहला सवाल देखते हैं आज के विविध का। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस भाषा में संविधान के नए संस्करण का शुभारंभ किया गया है? कन्नड़, संताली, तेलुगु या फिर मराठी? तो बताइए
ऑप्शन आपका बी राइट होगा, संथाली भाषा में। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में संथाली भाषा भारत का संविधान जारी किया है। ठीक है, इस समय भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी और कानून जो मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी ये उपस्थित थे। तो संथाली भाषा में भारतीय संविधान का नया प्रसंस्करण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2026 के लिए किम्बरेली प्रोसेस का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? जर्मनी, सऊदी अरब, भारत या फिर दक्षिणी कोरिया। किम्बरेली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है बताइए 2026 के लिए? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, अपना देश भारत को। ठीक है, किम्बरेली प्रोसेस क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 85 सदस्य देश हैं। उद्देश्य की बात की जाए तो संघर्ष प्रेरित हीरो के व्यापार को रोकना है। ठीक है, मुख्य रूप से हीरो का जो व्यापार होता है और उस व्यापार से जो पैसा कमाई जाती है उनका गलत जगह उपयोग किया जाता है, इस वजह से ये किम्बरेली प्रोसेस है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। वर्तमान में 85 सदस्य देश हैं और संघर्ष प्रेरित हीरो के व्यापार को रोकना है। ऐसे हीरे जिनका उपयोग विद्रोही समूह, वैध सरकारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, वित्त के रूप में किया जाता है, गलत तरीके से इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सेफ्टी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? दिल्ली, मुंबई, अमृतसर या फिर भोपाल? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में भारत का जो शीर्ष शहर है वो किसे मिला है? कौन सा है? मुंबई। तो ओवरऑल की बात की जाए दुनिया में, तो दुनिया में वैसे मुंबई का 5वां स्थान है। ठीक है, पहले नंबर पे बात की जाए तो नेपल्स है, इटली का शहर है नेपल्स, वो फर्स्ट रैंक पर रहा है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में। भारत में पहले स्थान पर कौन रहा है? मुंबई। और मुंबई का वैसे वर्ल्ड में बात की जाए तो 5वीं रैंक रही है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।